नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर। उस कहानी में जहां मौसम केवल तापमान नहीं बदलता बल्कि दिलों की हालत भी बदल देता है। यह कहानी है एक गांव की जहां एक ठंड अचानक लौट आई थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि रूह तक को छू जाती है। जहां मिट्टी सूख चुकी थी, तालाब खाली हो गए थे, पगडंडियां धूल से भरी थी और लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी थी। लेकिन उन्हीं बर्फ सी ठंडी रातों में एक चिंगारी जलती है। अर्जुन नाम का एक नौजवान जो मानता है कि धरती कभी पराई नहीं होती, बस उसे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपके मन की गांठें ढीली होंगी, सांसें लंबी और गहरी होने लगेंगी और नींद की नरम चादर आपको अपने में समेट लेगी। अगर ऐसी कोमल कहानियां आपको भी सपनों की ओर ले जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात हम एक नया आसमान खोलते हैं जहां सुकून, अपनापन और अनकही कहानियां आपका इंतजार करती हैं। तो अब बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं, और घड़ी की सुई इस वक्त रात का कौन सा पहर दिखा रही है? आपका हर छोटा कमेंट, हर प्यारा इशारा मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं मेरे पास, इस नींद भरे सफर में। तो आइए अब रोशनी धीमी कर लीजिए, रात की हवा की सरसराहट सुनिए और धीरे से आंखें मूंद लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं। सर्दियों की भोर अभी पूरी जागी नहीं थी। आसमान दूधिया धुंध से ढका हुआ था, जैसे किसी ने सफेद रेशमी चादर ओढ़ाकर धरती को सुला दिया हो। धरती की सांसें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं और हवा में एक ठंडी नमी घुली हुई थी जो शरीर को छूते ही भीतर तक उतर जाती। गांव धनपुर की गलियां अभी भी नींद में थीं। कहीं दूर किसी घर की चिमनी से हल्का धुआं उठता दिख रहा था, जिससे गेहूं की रोटी और लकड़ी की आग की मिश्रित सुगंध पूरे वातावरण में बिखरी हुई थी। रात भर ओस ने खेतों को अच्छे से भिगो दिया था। हर पत्ता मोती सा चमक रहा था। दूर तक गेहूं की हरी लहरें धुंध से आधी छिपी थीं, जैसे प्रकृति ने उन्हें शर्म से ओढ़ा दिया हो। गांव की वह पुरानी पगडंडी जो पीढ़ियां देखती आई थी, आज भी उसी तरह चुपचाप पसरी हुई थी, बस थोड़ी ठंडी, थोड़ी गीली और थोड़ी यादों से बोझिल। इसी पगडंडी पर चलते हुए असंख्य पैर चले थे, खेतों की ओर, स्कूल की ओर, मेले की ओर और कभी कभी घर लौटने की ओर। और आज उसी पगडंडी पर वीरो चल रहा था। वीरो यानी वीरेंद्र, गांव का सीधा सादा, मेहनती, जमीन से जुड़ा युवक। बदन मेहनत से मजबूत और आंखों में एक शांत, नरम चमक। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। मां ने एक एक दाने जोड़कर घर को संभाला। छोटी बहन राधा की पढ़ाई और भविष्य की चिंता उसकी जिम्मेदारी थी। जीवन में संघर्ष थे, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर ली थी। बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें अक्षर, शब्द, गणित सिखाता था और भीतर ही भीतर खुद को समझाता था कि जीवन भले कठिन हो पर सुंदर है। आज सुबह वो इसी पगडंडी पर चल रहा था। कंधे पर थोला, गले में फटा हुआ ऊनी मफलर, पैरों में चप्पल जिसके नीचे ओस गुदगुदी कर रही थी। उसके हर कदम के साथ यादें भी उठ रही थी। ठंड इस बार कुछ अलग थी, जैसे सालों पुरानी कोई याद फिर लौट आई हो। पीपल के पुराने पेड़ के पास गांव के बुजुर्ग रोज सुबह बैठते थे। चाय का ठेला वहीं था। टीन की छोटी ढलान वाली छत पर टप टप ओस गिर रही थी। बर्तन से उठती भाप और अदरक की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। वीरो चबूतरे पर बैठा ही था कि अचानक उसके कानों में एक बहुत पुरानी, बहुत पहचान वाली आवाज ने दस्तक दी। वीरो। वीरो का दिल एक पल को थम गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, जैसे दिमाग को यकीन करने में वक्त लगे कि सच में ये वही है। सामने खड़ी थी मधु। मधु जो कभी इस पगडंडी की धड़कन हुआ करती थी। मधु जिसकी हंसी से सुबह खिल जाती थी और जिसकी आंखों में गांव की बारिश, खेत, मेले, झूले सब जिंदा थे। वही मधु जो 3 साल पहले छोड़ गई थी ये गांव। कहते हैं नौकरी करने शहर गई, कहते हैं सपने पूरे करने गई, लेकिन सच में वो किस लिए गई
ये केवल दिल जानता था। आज वो वापस थी, ठंड की तरह, जो हर साल लौटती है, पर हर बार कुछ नया साथ लेकर। मधु की आंखों में धुंध भी थी और गहराई भी। चेहरा वही पर थका हुआ, आवाज वही पर थोड़ी धीमी, जैसे शहर ने उसमें कुछ जोड़ दिया हो और कुछ छीन भी लिया हो। वीरों ने चाय का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए धीरे से कहा, आ गई। सवाल साधारण सा था, लेकिन उसके पीछे हजारों अनकहे सवाल थे। मधु ने चाय को अपने दोनों हाथों में पकड़कर गर्मी महसूस की। हवा ठंडी थी, लेकिन चाय की भाप उसे अपनेपन जैसी लगी। हाँ, लौट आई हूं। उसके स्वर में वो भार था जो केवल वापस लौटने वाले ही समझते हैं। दोनों कुछ देर चुप थे। चाय की भाप उठती रही। कबूतर की एक जोड़ी पेड़ की टहनी पर बैठे खुद को गर्म रखने में लगी थी। सूरज अभी भी धुंध के पीछे कहीं सोया था। हवा में कहीं दूर से आती घंटी की टन टन सुनाई दे रही थी। वीरों ने पहली बार मधु को ध्यान से देखा। उसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, शायद थकान थी, शायद बोझ था, शायद समय ने उसे कड़ा बना दिया था। कितने साल हो गए मधु? वीरों ने पूछा। मधु ने एक लंबी सांस ली, जो सीधे दिल से उठी थी। 3 साल, पर लगता है 100 साल बीत गए। वीरों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका जवाब चुप्पी ही होता है। मधु की आंखें खेतों की ओर देखने लगीं। ओस से भीगी मिट्टी, कुछ जगहों पर ताजी जुताई, पगडंडी जो आगे जाकर बैलों के रास्ते से मिलती थी, और दूर से बहती हवा की आवाज। ये सब वही था। सब कुछ तो वही है, बस हम बदल गए, उसने बहुत धीरे कहा। वीरो फिर भी चुप रहा, क्योंकि बदलाव शब्द से अधिक गहरा कुछ नहीं होता। हल लेकर रामलाल खेत में उतरने को तैयार हो रहा था। उसके बैल काली और गोरा ठंड में अपनी नाक से भाप के गुबार निकाल रहे थे। धरती पर जैसे जीवन की नई शुरुआत हो रही थी। हर बीज अभी धरती के भीतर सोया था, पर वसंत के लिए सपने देख रहा था। मधु ने पीपल की ओर देखकर पूछा, याद है हम यहां खेलते थे, रस्सी कूदते थे, बादलों को गिनते थे? वीरो मुस्कुरा पड़ा। हाँ, और तुम हार कर भी कहती थी कि तुम जीती हो। मधु धीरे से हंसी। आंखों में हल्की चमक आई, पर उस चमक में एक पुराना दर्द भी था। दोनों कुछ देर तक आसमान को देखते रहे। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिल में यादों की आग जलने लगी थी। अचानक मधु ने कहा, मैं शहर में ठीक नहीं थी वीरो। वहां सब कुछ था, पर कुछ भी मेरा नहीं था। वीरो ने उसके शब्दों को हवा में तिरते देखा। सच था, शहर लोगों को भीड़ में भी अकेला कर देता है। मधु ने चाय का आखिरी घूंट लिया। चाय खत्म हो गई थी, पर बात अधूरी। उसने वीरो की आंखों में सीधे देखा, गहरी, स्थिर, सच्ची नजर। मैं वापस इसलिए आई हूं कि मैं खो गई थी, और शायद मुझे खुद को यहां ढूंढना है। वीरो की पलकों पर ओस जैसा एक एहसास ठहर गया। उसने धीरे से कहा, यह गांव अभी भी वही है मधु, और यहां तुम्हारा एक हिस्सा आज भी जिंदा है। हवा वहीं रुक गई। धुंध एक पल ओस स्थिर हो गई, मानो प्रकृति भी सुन रही हो कि दो दिलों ने चुपचाप एक पुराना रिश्ता महसूस किया। ठंड सच में लौट आई थी, लेकिन इस बार साथ में यादें, रिश्ते और नए सफर की शुरुआत भी लेकर। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चांद की रोशनी खेतों के ऊपर ऐसे ठहर गई थी जैसे किसी बूढ़े किसान की धवल दाढ़ी हो, शांत, पुरानी और अनुभवों से भरी। गांव में इस समय हर घर के भीतर अंगीठी की धीमी आंच जल रही थी। कहीं कहीं सरसों के तेल की बाती वाली लालटेन टिमटिमा रही थी, और गलियों में सन्नाटा ऐसा जैसे समय ने खुद को बांध कर रोक लिया हो। अर्जुन अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास बैठा था, गर्म कंबल ओढ़े हुए, और उसकी माँ धीमी आवाज में पूछ रही थी, ठंड बहुत है ना बेटा? अर्जुन ने सिर्फ सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में ठंड से अधिक कोई और बात जम रही थी। कुछ ऐसा जो भीतर से चुभता था, जैसे बहुत समय से अनकहा रह गया हो। खेतों से आती सर्द हवा में मिट्टी की वो सुगंध शामिल थी जो किसी किसान के लिए जीवन से कम नहीं होती।
चारों ओर बबूल और नीम के पेड़ हवा से धीरे धीरे सरसराते हुए आवाज कर रहे थे। दूर कहीं गांव के कुत्ते भौंक रहे थे और बीच बीच में किसी घर की हल्की सिसकी जैसी आवाज रात की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। अर्जुन की नजर घर की उस दीवार पर पड़ी जहां उसके पिता की पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक तस्वीर जो मुस्कुराहट से नहीं, संघर्षों से भरी थी। उसके पिता हर साल इसी मौसम में खेतों में जाते, ठंड से लड़ते, मिट्टी से बात करते और उसे सींचकर फसल का रूप देते। अर्जुन का बालमन हमेशा सोचता था, पिता खेतों को इतने प्यार से क्यों देखते हैं, जैसे खेत कोई अपना ही बच्चा हो। मगर अब समझ आ रहा था, धूप, हवा, मिट्टी, मौसम सब मिलकर जीवन का चक्र बनाते हैं और किसान उसी चक्र का सहयात्री होता है। आज ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, वक्त की भी थी। कई साल हो गए थे जब अर्जुन गांव से बाहर शहर पढ़ने गया था। अब वापसी पर सब कुछ वैसा था, पर सब कुछ बदला हुआ भी। पुराने घर की दीवारें झड़ चुकी थी, पर उसके अंदर की यादें अभी भी उतनी ही ताजा थीं। बचपन की दौड़ती दौड़ती हुई सांसें, पगडंडी पर खिलखिलाना, नंगे पांव खेतों में भाग जाना, सब कुछ यादों की तरह लौट रहा था। और उस शाम जब वह मां के साथ बैठा था, उसका मन टूट रहा था, क्योंकि मां उसकी आंखों में गांव का बीता हुआ बचपन देख सकती थी। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ठंड तो आती जाती रहती है, मगर कुछ ठंड ऐसी होती है जो दिल में जम जाती है, वो आसानी से नहीं जाती। अर्जुन समझ गया, मां सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रही थी। शायद मां भी उन समयों को याद कर रही थी जब पिता जाते हुए बोले थे कि जल्दी लौटेंगे, मगर फिर कभी लौटकर नहीं आए। वह सर्द रात, वह सूनी फसल, वह इंतजार का अंतहीन मौसम, वही ठंड फिर लौट आई थी इस साल भी। रात गहराती गई। गांव में सिर्फ चक्की की दूर से आती धीमी चर्र चर्र सुनाई दे रही थी। अर्जुन खड़ा हुआ और धीमी चाल से घर के पीछे वाली पगडंडी की ओर चल पड़ा। वह पगडंडी जहां बचपन में वह और उसके पिता हाथ पकड़कर चलते थे। रास्ते में सूखे पत्ते पैरों के नीचे दबकर आवाज करते, जैसे वे भी अपनी कहानियां सुना रहे हो। पगडंडी के दोनों ओर गेहूं की फसलें हवा के साथ हिल रही थी, जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। अर्जुन की आंखें अचानक नम हो गईं। यह वही खेत था जो पिता ने अपनी हथेलियों की ताकत और विश्वास से जीवन दिया था। उसने मिट्टी को छुआ, ठंडी पर जीवित, जैसे मां के हाथ का स्पर्श, सख्त पर प्रेम से भरा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में पिता की आवाज थी, अर्जुन, याद है मैंने कहा था, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस इंसान कभी कभी अपने आप से दूर चला जाता है। अर्जुन के अंदर सब कुछ हिल गया। वह घुटनों के बल मिट्टी पर बैठ गया। उस ठंडी हवा में, उन सुनसान खेतों में, उस लंबी रात में एक बेटा अपने पिता से बात कर रहा था, बिना शब्दों के, सिर्फ भावनाओं से। और वह ठंड जो सालों पहले उसके जीवन में आई थी, आज फिर लौट आई थी। सुबह की पहली किरण अभी दूर पहाड़ियों के पीछे ही थी, लेकिन गांव की हवा में उस ठंड की चुभन और भी गहरी हो गई थी, जो रात भर देह में उतरती रही। अर्जुन घर लौट आया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, जैसे रात केवल सोने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे अपने अतीत से मिलाने के लिए आई थी। मां रसोई में चूल्हा जला रही थी, लकड़ियों की महक और जलते धुएं की हल्की सी गंध घर में भर रही थी। वही घर जहां कभी पिता की आवाज गूंजती थी, वही घर जहां कभी हंसी और उम्मीद की चहचहाहट रहती थी। अर्जुन धीरे धीरे आंगन में आया, जहां पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर पड़े चिन्हों ने उसे सालों पीछे खींच लिया। उस रात की ओर जब उसके पिता आखिरी बार खेत से लौटे थे, वह ठंड बहुत भयानक थी, इतनी कि कई गांवों की फसलें बर्बाद हो गई थी। पिता ने तब भी खेत नहीं छोड़ा था, अपनी कंबल को कंधों पर दबाए, झुककर फसलों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। गांव में दवाई, डॉक्टर, अस्पताल सब दूर थे, और जो था वो सिर्फ भरोसा। पर भरोसे से शरीर की ठंड नहीं उतरती। पिता के जाने वाली उस रात की ठंड,
वही थी जो हर साल लौटती थी, मानो मौसम नहीं एक अधूरी याद लौटती हो। अर्जुन ने मां की आंखों में झांका, जो उम्र से नहीं दर्द से बुझी थी, पर उनमें एक अजीब सी रोशनी भी थी, जैसे अब भी वह अपने पति के हाथों की गर्माहट को याद करके जी रही हो। उस सुबह अर्जुन ने खेत की ओर कदम बढ़ाए। पगडंडी पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें जीवन था, इतिहास था, एक ऐसा रिश्ता था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। गेहूं की फसलें अभी छोटी थी, लेकिन हवा के साथ सिर हिलाकर ऐसे स्वागत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त लंबे समय बाद लौटा हो। खेत के कोने में एक पुराना पुआल का झोपड़ा था, जिसके पास एक टूटी हुई लकड़ी की हल पड़ी थी। उसी हल की लकड़ी पर उसके पिता ने उसका नाम चाकू से उकेरा था, ताकि अर्जुन को हमेशा याद रहे कि मिट्टी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अर्जुन की उंगलियां उस उकेरे हुए नाम पर फिर गईं और उसकी आंखें अचानक भर आईं। उसे लगा पिता कहीं दूर नहीं, अभी भी यही है, हवा के साथ चल रहे हैं, पत्तों की सरसराहट में बोल रहे हैं, खेत के हृदय में धड़क रहे हैं। लेकिन गांव बदल चुका था। अब खेतों पर मशीनें चलने लगी थी। पुराने किसान या तो शहर चले गए थे या मजदूर बन गए थे। कुछ ने कहते हुए जमीन बेच दी थी कि अब खेती में कुछ नहीं बचा। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्या वह भी यही करेगा? शहर की नौकरी, बड़ा कमरा, रोशनी, भीड़ और आवाजें, लेकिन क्या उसमें शांति होगी? क्या वहां वह पिता की आवाज को सुन पाएगा? क्या वहां मिट्टी की खुशबू होगी जो मन के घावों पर मरहम की तरह लगे? वह वहीं खेत के बीच खड़ा रहा, जैसे समय थम गया हो। हवा फिर चली, इस बार और ठंडी और गहरी, जैसे पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, निर्णय बड़ा आसानी से नहीं लेना बेटा, जीवन वही सुंदर है जहां दिल को जगह मिले। अर्जुन की मां दूर से उसे देख रही थी और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि बेटा समझ रहा है कि गांव छोड़ना आसान नहीं, और लौटाना भी अब सिर्फ लौटना नहीं, बल्कि मिट्टी को फिर से जीवन देने का वादा है। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बनकर उड़ रही थीं, और साथ में उड़ रही थी वे चिंताएं जो सालों से उसके सीने में दबी थीं। वह चाहती थी कि अर्जुन गांव में रह जाए, पर उसने कभी उसे रोका नहीं था। मां का प्रेम बांधता नहीं, बस राह दिखाता है। खेतों की ओर एक लंबी पगडंडी थी जो गांव से बाहर जंगल और नदी तक जाती थी। बचपन में अर्जुन और उसके पिता उसी रास्ते से नदी तक जाया करते थे। आज वही रास्ता जैसे अर्जुन को पुकार रहा था। धीरे धैर्य से, बिना जिद के, अर्जुन ने खेत से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसे अपनी नाक के पास लाया और गहरी सांस ली। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें जीवन की धड़कन थी, एक ऐसा जीवन जो वर्षों के श्रम, आंसू, विश्वास और इंतजार से बना था। उसे अब समझ आने लगा था कि ठंड केवल मौसम का असर नहीं थी, यह रिश्तों का, यादों का, सपनों और अधूरे वचनों का मौसम था। और वो ठंड फिर लौट आई थी ताकि उसे उसके अपने घर, अपने खेत, अपनी जड़ों की ओर खींच सके। अर्जुन खेत से लौट ही रहा था कि पगडंडी के किनारे उसे एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। सफेद धोती, मोटी ऊनी कमीज और कंधे पर पुराना सा कंबल डाले हुए, जैसे सर्दियां उसके लिए कोई नई बात न हो। वह किसान धीरे धीरे कदम रख रहा था। हाथ में एक लाठी थी जिस पर उसकी उम्र टिकी थी, और उसकी आंखें ऐसी थीं जिसमें खेत, मौसम, समय और संघर्ष सब कुछ लिखा था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। वह थे दादा सुक्खा, गांव के सबसे बूढ़े, सबसे समझदार और सबसे शांत इंसान, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में हर सुख, हर दुख को उसी तरह स्वीकार किया जैसे धरती बारिश और धूप को स्वीकार करती है। सुक्खा दादा ने अर्जुन को देखते ही रुकी हुई मुस्कान से कहा, लौट आया बेटा। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन गूंज ऐसी जैसे किसी ने भीतर कहीं दरवाजा खोला हो। अर्जुन उनके करीब आ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। न शब्दों की जरूरत थी, न कारणों की। हवा, खेत, मिट्टी और लौटकर आए हुए बेटे की थकी हुई आंखें ही काफी थी। सुक्खा दादा ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, यह जमीन ठंड में भी सांस लेती है। देख, फसल अभी बच्ची है, पर तू इसे छोड़कर चला जाता तो ये तुझे पुकारती रहती। अर्जुन के दिल में कुछ टूट कर एक नई आकृति बनाने लगा।
जैसे कोई पुराना अधूरा चित्र फिर से रंगों से भर रहा हो। सुक्खा दादा धीरे धीरे खेत के किनारे बने छोटे तालाब की ओर बढ़े, जो कभी बहुत गहरा हुआ करता था। अर्जुन ने देखा, तालाब आधा सूखा हुआ था। उसके किनारों पर मिट्टी फटी हुई थी और उस फटी मिट्टी में जैसे गांव की परेशानियां छुपी थी। दादा ने हाथ से मिट्टी उठाकर उसकी बनावट को महसूस किया और बोले, इस साल पानी कम है और आगे के साल कैसे होंगे कोई नहीं जानता। खेती सिर्फ हल चलाने से नहीं होती बेटा, ये मौसम से दोस्ती करने की कला है। जब उन्होंने ये कहा, उनकी आवाज में अनुभव की भट्टी में पके शब्दों का वजन था। अर्जुन समझ रहा था, गांव सिर्फ यादों का ठिकाना नहीं, ये जिम्मेदारी है, धैर्य है और प्रतीक्षा है। उसे लगा जैसे बचपन का अर्जुन फिर से पगडंडी पर दौड़ता हुआ पिता की उंगली पकड़ना चाहता हो, लेकिन अब उंगली पकड़ने को सिर्फ जमीन बची थी। सुक्खा दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वही हाथ जो सर्द हवा में भी गर्म लगता था, और बोले, जो अपनी मिट्टी को समझ गया उसे दुनिया समझने में देर नहीं लगती। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हवा खेतों के ऊपर से आई और उसके चेहरे को छूकर गुजर गई, जैसे पिता की हथेली, जैसे मां की चिंता, जैसे गांव की पुकार। उस ठंड में, उस सुबह में, उस मिट्टी की खुशबू में अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि लौट आना सिर्फ कदमों का काम नहीं था, यह दिल को उसकी जगह पर वापस रखना था। उस शाम अर्जुन ने अपने मन में एक निर्णय ले लिया, एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ खेतों की जुताई का नहीं था, बल्कि अपने भीतर जमी उस ठंड को पिघलाने का था जो वर्षों से उसे शहर की भीड़ में भी अकेला कर देती थी। उसने अपने पिता की पुरानी हल को साफ किया, लकड़ी की दरारों में अपनी उंगलियों को फिराया और महसूस किया कि संघर्ष की रेखाएं सिर्फ चीजों पर नहीं, इंसानों के दिलों में भी बन जाती हैं। मां चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहरी राहत थी, जैसे लंबे समय बाद डूबता सूरज फिर से उगने का वादा कर रहा हो। अगली सुबह जैसे ही धूप खेतों पर हल्की हल्की बिखरी, अर्जुन ने बैल नहीं, बल्कि खुद अपनी दोनों बाहों की ताकत और जज्बे से मिट्टी को पलटना शुरू किया। उसके कदमों के साथ मिट्टी में धूल की हल्की परत उड़ती और वह हर बार पिता के शब्दों को याद करता, खेती में सिर्फ बीज नहीं बोते बेटा, उम्मीद बोते हैं। लेकिन उम्मीद बोना आसान नहीं था। खेतों की मिट्टी लंबे समय से पानी की प्रतीक्षा में थी। तालाब सूख चुका था, कुएं की दीवारों में गूंज थी, पर पानी नहीं, और गांव के लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ जाते जा रहे थे, जैसे खेतों की सांस अब धीमी पड़ रही हो। अर्जुन का शरीर थक रहा था, हथेलियां छिल गई थी, ठंडी हवा उसकी उंगलियों को अकड़ा रही थी, पर उसके भीतर जैसे कोई पुराना गीत फिर से बज उठा था। यह मिट्टी उसकी थी और वह मिट्टी का। दोपहर तक वह खेत का आधा हिस्सा पलट चुका था और पसीना उसकी पीठ पर बहकर ठंडी हवा के साथ मिल रहा था, पर उस पसीने में एक अजीब संतोष था, ऐसा संतोष जो शहर की चमकदार रोशनी में कभी नहीं मिला था। सुक्खा दादा दूर से चुपचाप उसे देखते रहे और कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ समझ सिर्फ मेहनत से आती है, शब्दों से नहीं। शाम को अर्जुन थककर खेत के बीच बैठ गया। उसके सामने असीम खुला आकाश था, जिसमें सूरज धीरे धीरे लाल होते हुए डूब रहा था और हवा गेहूं के पौधों को हल्का हल्का हिला रही थी, जैसे खेत उसके प्रयास को स्वीकार कर रहे हो, जैसे धरती उसकी वापसी पर मुस्कुरा रही हो। लेकिन उसी समय उसे एहसास हुआ कि आगे की राह आसान नहीं होगी। पानी की कमी, मौसम की बदलती मार और खेतों में जीवन लौटाने का संघर्ष, यह सब एक दिन की मेहनत से नहीं बदलेगा। मगर उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ शांति थी। उसने मिट्टी की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं, इस बार जाने के लिए नहीं। गांव में उस सुबह जब सूरज की पहली किरण मिट्टी पर पड़ी, तो ऐसा नहीं लगा कि रोशनी आई है, बल्कि ऐसा लगा मानो ठंड ने और गहराई से सब पर अपनी पकड़ कस ली हो। हवा में नमी नहीं थी, खेतों के ऊपर धुंध नहीं थी, सिर्फ सूखा, खामोशी और थकावट थी। अर्जुन अपने आंगन में बैठे मां द्वारा रखे गए पुराने पीतल के कटोरे में पानी को देख रहा था, जो आधा ही बचा था, और मां की आंखों में वह चिंता थी जो सिर्फ पानी के खत्म होने से नहीं,
जीवन के धीरे धीरे मुरझाने के डर से पैदा होती है। यह वही गांव था जहां कभी बारिश के मौसम में तालाब के किनारे बच्चे मिट्टी की नावें बहाते थे, नाले में ढेरों पानी के मेंढक कूदते थे और खेत इतने हरे होते थे कि देखने वाले की आंखें थकती नहीं थीं। लेकिन अब मिट्टी फटी थी, फसल झुक चुकी थी और मौसम के सामने इंसान बहुत छोटा महसूस करने लगा था। अर्जुन जानता था कि अगर पानी नहीं आया तो उसकी मेहनत, उसके पिता का सपना और गांव का भविष्य और एक एक कर मिट्टी की दरारों की तरह बिखर जाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि पानी का इंतजाम करने का प्रयास सिर्फ जरूरी नहीं, अत्यावश्यक है। जीवन और हार के बीच की आखिरी लड़ाई की तरह उसने गांव के नौजवानों को बुलाया। कुछ आए, कुछ नहीं आए, कुछ आए तो आंखों में शक था, कुछ आए तो थकी उम्मीदों के सहारे। लेकिन सुखा दादा आए, उसके बगल में खड़े हुए और सिर्फ इतना कहा, चल शुरू करते हैं। बोलने को शायद इससे ज्यादा कहा जा सकता था, लेकिन उस वक्त शब्दों की नहीं, कदमों की जरूरत थी। अर्जुन ने गांव को बताया कि कई साल पहले पहाड़ की ढलान पर एक पुरानी जलधारा थी, जहां बारिश का पानी इकट्ठा होकर खुद ब खुद तालाब तक आता था। पर समय के साथ झाड़ियां, मिट्टी के कटाव और बेफिक्री ने उस रास्ते को बंद कर दिया था। अगर उस रास्ते को खोल दिया जाए तो भले बारिश कम हो, पर पानी की धड़कन फिर बह सकती है। गांव वालों ने सुना, लेकिन सभी एक साथ विश्वास नहीं कर पाए। कुछ ने कहा, कई साल हो गए, जलधारा मरी पड़ी है, उसे क्या जिंदा करेगा। कुछ ने कहा, मेहनत बहुत है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। और कुछ ने बस अपने घरों में बची आखिरी बूंदों को झुककर देखा और चुप हो गए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी थकावट की नहीं, असहाय उम्मीद की होती है। लेकिन अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसने कुदाल उठाई, कंधे पर डाली और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। इसके पीछे बस सुखा दादा थे और फिर कुछ देर बाद 3 युवक, फिर 2 और, फिर धीरे धीरे लगभग आधा गांव, जैसे एक चिंगारी धीरे धीरे अंगारों को जगा रही हो। पहाड़ी तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। रास्ता पथरीला था, हवा ठंडी थी और ऊपर से सूरज ऐसा था जैसे वह भी देख रहा हो कि नीचे मनुष्य क्या निर्णय लेते हैं। पहाड़ी के तल पर मिट्टी सख्त थी, कंटीली झाड़ियां छाती भर ऊंची थी और उस ओर देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि कभी यहां से पानी बहा होगा। लेकिन सुखा दादा ने एक जगह इशारा किया, यहीं से बहती थी पानी की सांस। अर्जुन ने बिना सोचे कुदाल चलाई। धक धक धक, हर चोट पर धूल उड़ती, हर चोट पर जमीन से एक सूखी आवाज निकलती, जैसे धरती खुद कह रही हो, मुझे याद है, बस तुम याद करो। और फिर बाकी लोग भी कुदान, फावड़े, कुल्हाड़े लेकर लग गए। श्रम की आवाज हवा में गूंजने लगी। धक धक धक, एक लय, एक संगीत, एक संघर्ष की ताल। सूरज ऊपर चढ़ा, पसीना बहने लगा, हाथ कांपने लगे, हथेलियां फटने लगी, नाखूनों में मिट्टी भर गई। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह ठंड जो कभी उसकी नींद चुरा लेती थी, अब उसकी ताकत बन गई थी। वह जानता था कि उसके पिता भी ऐसे ही जमे रहते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। मिट्टी धीरे धीरे हटती गई। कहीं पत्थर मिले, कहीं जड़ें, कहीं सूखी चिकनी मिट्टी जो पानी की बूंदों के इंतजार में वर्षों से अपनी सांस रोके बैठी थी। समय बीतता गया, शाम होने लगी और लोग थकने लगे। कुछ वापस जाने लगे, कुछ रुके रहे। अर्जुन की सांसें भारी थीं, कंधे दुख रहे थे, लेकिन उसके दिल में कोई थकान नहीं थी। उसने खुद को रोका नहीं, क्योंकि वह जानता था, रुकना यानी मिट्टी को मरता छोड़ देना। रात घिर आई, आकाश में तारे चमकने लगे। गांव की औरतें दूर से लालटेन लेकर आईं। मां ने अर्जुन के हाथ पर पानी की बूंदें डाली, बचाकर, कि हाथ जमे नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मां का प्रेम शब्दों से ऊपर होता है। सुखा दादा बैठ गए, अपनी लाठी पर झुककर बोले, धीरे धीरे पानी का रास्ता धैर्य से खुलता है। नदी को देख, वो कभी जल्दी नहीं करती, पर जहां जाती है जीवन छोड़ जाती है। अगली सुबह फिर काम शुरू हुआ। इस बार कुछ और आदमी आए, कुछ शहर से लौटे युवक भी आए, जिन्हें लगा था कि गांव से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अब उन्हें लगा कि शायद उम्मीद सिर्फ गांव में ही जीवित है।
काम तेज होता गया। पत्थर हटे, झाड़ियां साफ हुई, पथरीली जमीन कुदाल की चोट से घिसकर मुलायम होने लगी। और फिर एक जगह मिट्टी की परत हटते ही नीचे से गीला रंग दिखाई दिया, गहरा, काला, भारी, जैसे धरती के भीतर छुपा हुआ कोई गुप्त हृदय हो। मिट्टी गीली थी, मतलब यहां कभी पानी था, और जहां कभी पानी था वहां पानी फिर से आ सकता है। उस खोज ने गांव में थकी हुई हड्डियों में फिर से नई ताकत भर दी। सबने उसी जगह और कुदालें चलाई। मिट्टी हटती गई और नीचे से एक पत्थर की पुरानी नाली दिखाई दी, जिसे कभी गांव के बुजुर्गों ने हाथ से बनाया था ताकि बारिश का पानी तालाब तक जा सके। वहां नाली टूटी थी, बंद थी, लेकिन मरी नहीं थी। अर्जुन के सीने में जैसे ड्रम बज उठा। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, यह गांव की पुरानी सांसों की धड़कन थी जो सिर्फ सोई हुई थी। अब बस उसे जगाना था। पूरे गांव ने एक लय में काम किया, वृद्ध, बच्चे, औरतें, युवक, सब। कोई थक कर बैठता तो कोई उसे पानी की बूंदें छिड़क कर फिर खड़ा कर देता। किसी के हाथ लहूलुहान हो जाते तो कोई कपड़ा बांध देता। यह सिर्फ खेत के लिए लड़ाई नहीं थी, यह जीवन के लिए लड़ाई थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। सूरज उगता, सूरज डूबता, चांद आता, हवा चलती, ठंड बढ़ती, मगर काम रुकता नहीं था। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह गहरे विश्वास में डूबा हुआ था, जैसे पिता उसके कंधों पर हाथ रखकर खड़े हो। आखिरकार एक सुबह जब अर्जुन सबसे पहले पहाड़ी पर पहुंचा और उगते सूरज की रोशनी नाली के पत्थरों पर पड़ी, तो उसे लगा जैसे पत्थर चमक रहे हों, जैसे कह रहे हो अब बस एक बारिश बाकी है। लेकिन बारिश नहीं आई। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था। सब इंतजार कर रहे थे। उम्मीद हवा में थी, पर पानी नहीं। अर्जुन ने मिट्टी को हाथ में लेकर धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी राह खोल दी है, अब तू अपनी धड़कन लौटा देना। मिट्टी चुप रही, लेकिन चुप्पी में भरोसा था। उस दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन उम्मीद जन्म ले चुकी थी। और उम्मीद जब मिट्टी में बोई जाती है तो एक ना एक दिन फसल बनकर लौटती ही है, भले मौसम देर कर दे। उस रात गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसी किसी बड़े मोड़ से पहले की स्थिरता होती है, जैसे समय खुद अपनी सांस थाम ले। तालाब की सूखी तह में अब मजदूरों की कुदालों के निशान थे। मिट्टी की दरारों में नई उम्मीदों की रेखाएं उभर आई थी। और पहाड़ी की ओर खुलती वह छोटी जल नली, जिसे अर्जुन और युवाओं ने अपनी मेहनत से दोबारा साफ किया था, अब फिर से पानी के इंतजार में सोई हुई शिराओं की तरह शांत और गहरी थी। लेकिन गांव के दिलों में एक कंपन शुरू हो गया था, निराशा और भरोसे के बीच का वह अदृश्य झूला। अर्जुन उस रात सुक्खा दादा के साथ चौपाल के सामने चूल्हे के पास बैठा हुआ था। चूल्हे की लकड़ियां धीरे धीरे चटक रही थी, जैसे वे भी इस कहानी का हिस्सा हो। दादा ने धीमी आवाज में कहा, लड़ाई सिर्फ हाथों की नहीं होती बेटा, दिल की भी होती है। जिसने दिल थका दिया उसका शरीर खुद ही हार जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं थका नहीं दादा, बस डरता हूं कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। दादा मुस्कुराए, आंखों में जैसे सैकड़ों कहानियों की रोशनी थी। जो रास्ता सच का हो, उसमें इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसकी छाया भी उसकी साथी बन जाती है। उस रात हवा में फिर वही ठंड उतर आई, वही ठंड जो वर्षों पहले के उन दिनों की याद दिलाती थी, जब गांव के हर आंगन में रजाई की खुशबू होती थी और दूर कहीं से भैंसों की घंटियों की आवाज आती थी। लेकिन इस ठंड में अब एक और चीज खुली थी, संघर्ष की भाप। अर्जुन ने उसी रात फैसला किया कि सुबह होते ही वह तालाब की ओर फिर जाएगा, चाहे कोई साथ आए ना आए। भोर की ओस अभी गिरी ही थी कि वह उठ खड़ा हुआ। आकाश हल्का धुंधला था, कहीं भी बारिश का कोई संकेत नहीं, लेकिन हवा में एक नमी थी, जैसे मिट्टी में इंतजार की सांस बाकी हो। जब वह तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा पहले से अधिक लोग वहां थे, और उस भीड़ में वह चेहरा भी था जिसे देखकर अर्जुन थम गया। वह अनवी थी, उसकी बचपन की दोस्त, जिसके साथ उसने पगडंडियों पर कंचे खेले थे, नहर में पैर लटकाकर पानी में चांद देखने का सपना देखा था।
और जिसके जाने के बाद गांव उसे कुछ अधूरा सा लगने लगा था। शहर की पढ़ाई पूरी करके वह वापस लौटी थी और गांव में लौटने का कारण कोई मजबूरी नहीं था, वह खुद लौट कर आई थी। शायद इसी मिट्टी की पुकार सुनकर। उसकी आंखों में चमक थी और उसमें कोई शहर की चमक नहीं थी, बल्कि वही पुरानी नदी के किनारे की मिट्टी की पहचान थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, सुना है तुम मिट्टी से हार नहीं मानने वाले। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी थकी हुई थी। हारने का हक तो तब मिलता है जब जीतने की कोशिश पूरी हो जाए। हमने कोशिश अभी आधी ही की है। अन्वी ने बिना कुछ और बोले कुदाल उठा ली। यह दृश्य देखकर गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं और युवाओं के दिलों में ताकत लौट आई। तालाब में खुदाई अब पहले से ज्यादा जोश से होने लगी। मिट्टी उड़ती, हाथ दर्दाते, कंधे जलते, पैर थकते, लेकिन उम्मीद की नाव डूबने नहीं दी गई। सूरज ऊपर था, धूप गरम, लेकिन हवा की ठंडक समय समय पर उन्हें याद दिला देती कि मौसम बदल रहा है। और बदलाव केवल मौसम का नहीं, गांव के मनों का भी था। धीरे धीरे पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंचा गया जहां से बरसात का पानी बहकर तालाब में आता था। झाड़ियां काटी गईं, पत्थर हटाए गए, धरती की सोई हुई रगों को धीरे धीरे खोला गया और हर चोट के साथ ऐसा लगता था जैसे धरती यह कह रही हो, मैंने तुमसे कभी मुंह नहीं फेरा था, तुम ही मुझसे दूर चले गए थे। शाम होने लगी। आकाश में बादलों की पतली परत उभर आई थी, बहुत हल्की, बहुत नाजुक, जैसे कोई नई आशा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन वह आंसू नहीं था, वह उम्मीद की चमक थी। अन्वी उसके पास खड़ी थी, सांसें तेज, हाथ की नसें उभरी हुई, पर चेहरे पर रत्ती भर थकान नहीं। सुक्खा दादा दूर से यह दृश्य देख रहे थे, जैसे कोई ऋषि शांत होकर मनुष्यों के संघर्ष को आशीर्वाद देता है। और तभी हवा का एक झोंका आया, ठंडा, सुगंधित, नम। वह ठंड, वही ठंड लौट आई थी। यह ठंड अब डर नहीं दिलाती थी, यह ठंड अब कह रही थी, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। फिर आसमान से एक बूंद गिरी, सिर्फ एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर बारिश नहीं, फुहार, बहुत हल्की, बहुत कोमल, जैसे ईश्वर ने खुद हाथ रखकर कहा हो, चलो शुरू करते हैं। तालाब की मिट्टी ने पहली बूंद को ऐसे सोख लिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को सालों बाद गले लगाए। अर्जुन की आंखें बंद हो गई। वह रोया नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़का। गांव के लोग चिल्लाए नहीं, नाचे नहीं, वे बस चुप खड़े रहे, क्योंकि कभी कभी खुशी इतनी गहरी होती है कि आवाजें खुद ब खुद मौन हो जाती है। अन्वी धीरे से बोली, ठंड लौट आई है अर्जुन। अर्जुन ने हल्की, पूरी और सच्ची मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और इस बार हम भी तैयार हैं। बरसात की हल्की फुहार के बाद गांव की मिट्टी में जो नमक और जीवन की हल्की खनक लौट आई थी, उसने पूरे वातावरण को बदल दिया था, जैसे धरती लंबे समय बाद अपनी आंखें खोल रही हो। खेतों में अर्जुन की मेहनत अब सिर्फ कुदाल और हल की लकीरों में दिखाई नहीं देती थी, बल्कि हवा में फैल चुके विश्वास में भी महसूस होती थी। मिट्टी नरम थी, धूप अब उतनी तेज नहीं लग रही थी, और सुबह की ओस जैसे बीजों के लिए किसी आशीर्वाद की तरह गिरती थी। अर्जुन ने सबसे पहले बाजरे और गेहूं के बीज तैयार किए, उन्हें रात भर पानी में भिगोया, फिर हल्के कपड़ों पर सूखने के लिए फैला दिया, ताकि वे अंकुरित होने से पहले ही धरती की गोद को पहचान लें। अन्वी और गांव की कुछ महिलाएं इस काम में उसके साथ थीं। उनके हाथों में बीजों को संभालने की एक अलग ही कोमलता थी, जैसे वे जीवन को सीधे कुदरत के हाथों से पकड़ रही हों। सुक्खा दादा पास बैठे हुए अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाते जा रहे थे, जब यह गांव खाना पान का केंद्र था, जब खेत इतना देता था कि मांगे से पहले ही हाथ भर जाते थे, जब मिट्टी की महक के साथ रिश्ते भी पनपते थे। अर्जुन उन बातों को सुनते हुए केवल मुस्कुराता नहीं था, वह उन्हें भीतर कहीं गहराई में रखता जा रहा था, क्योंकि उसे समझ था कि मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं देती, वह संस्कार भी देती है। बीज बोने का दिन तय हुआ, भोर का समय, सूरज निकले उससे पहले, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, हवा शांत होती है,
और धरती सुनने की मुद्रा में होती है। सुबह जैसे ही पहला उजाला खिड़की से भीतर आया, गांव में एक धीमी हलचल शुरू हुई। कोई चप्पल पहन रहा था, कोई लोटे में पानी भर रहा था, कोई बैलों की रस्सी सुलझा रहा था, कोई रोटी पोटली में बांध रहा था। अर्जुन चुपचाप खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें दूर पहाड़ी की ओर उठी, जहां से कल की फुहार आई थी, जैसे वह उस बादल से बात कर रहा हो। अन्वी आई और उसके पास खड़ी हो गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों की जरूरत नहीं रखते। वे हवा में, खामोशी में, सांसों की धड़कन में खुद ब खुद बोलते रहते हैं। बैलों को हल में जोड़ा गया, मिट्टी का पहला चीरा लगाया गया, और वह क्षण अर्जुन के लिए किसी मंदिर की घंटियों जैसा था। मिट्टी के भीतर से उठती सौंधी सुगंध ने उसके दिल को जैसे किसी अनदेखे नर्म हाथ से छू लिया। उसने महसूस किया, ये वही मिट्टी है जिसने उसके बचपन के पैरों के निशान संभाले थे। वही मिट्टी जिसने उसकी मां के आंचल की खुशबू को सुरक्षित रखा था। वही मिट्टी जिसने उसके पिता की सांसें आखिरी समय तक अपने भीतर थामी थी। और अब वही मिट्टी फिर से जीवन देने को तैयार थी। अर्जुन और बैल धीरे धीरे खेत में आगे बढ़ते गए। बीजों की एक पतली रेखा उन लकीरों में बिखरती चली गई, जैसे धरती को फिर से कहानी सुनाई जा रही हो। धीरे, प्रेम से, श्रद्धा के साथ खेतों की वह रेखा अब जीवन की नस बन रही थी। अन्वी पीछे पीछे आकर मिट्टी को पैर से हल्का हल्का दबा रही थी, ताकि बीज हवा में खुले नहीं रह जाए। उसके कदम बहुत धीमे और कोमल थे, जैसे वह किसी सोते हुए बच्चे को कंबल ओढ़ा रही हो। सूर्य अब उग चुका था। उसकी किरणें खेतों की नमी पर गिरकर हल्की धुंध का दृश्य बना रही थी, जैसे खेत स्वयं स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। गांव वाले ये दृश्य देख रहे थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। यह समय बोलने का नहीं, महसूस करने का था। बीज बोए गए, खेत समतल किए गए, और अर्जुन खेत की मेड़ पर बैठकर दूर तक फैली उन क्यारियों को देखता रहा। हर क्यारी, हर लकीर, हर चिन्ह उसके सीने की गहराई में सीधे उतर रही थी। लेकिन यह शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। बारिशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मिट्टी की सांसें अगर सूख जाती तो सब कुछ फिर से रेत बन जाता। अर्जुन जानता था, उसे खेतों की सिंचाई का रास्ता बनाना होगा। तालाब में पानी अभी थोड़ा था, वह पर्याप्त नहीं था। इसलिए अर्जुन और गांव के लोग पहाड़ी की नसों को और साफ करने में लग गए। पसीना मिट्टी पर गिरता और मिट्टी उसे अपने भीतर खींच लेती, जैसे मेहनत की हर बूंद को आशीर्वाद बना रही हो। दिन बीतते गए। आसमान कभी धूप देता, कभी बादल से ढक जाता, और कभी इतनी ठंडी हवा बहती कि लगता सर्दी फिर लौटकर पास खड़ी है। और एक दिन अंकुर फूटे, बहुत छोटे छोटे, लेकिन उतने ही जीवित, जैसे धरती की धड़कन अचानक हौले से दिखाई देने लगी हो। उन छोटे छोटे हरे तिनकों को देखते समय अर्जुन के भीतर कुछ टूट कर बन गया, जैसे उसका जीवन भी उसकी ही तरह अंकुरित हो रहा हो। अन्वी ने धीरे से कहा, यह सिर्फ पौधे नहीं है अर्जुन, ये तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी थकाने, तुम्हारी रातें, तुम्हारा विश्वास, सब यहीं उग रहा है। और वह सही थी। पहली फसल सिर्फ भोजन नहीं होती, वह आत्मा का प्रमाण होती है कि इंसान ने हार नहीं मानी। गांव धीरे धीरे बदलने लगा था। किसान अब सुबह उठकर खेतों की देखभाल करते, क्यारियों को पानी देते, जड़ों के पास की मिट्टी को हल्का खोलते और पौधों से ऐसे बात करते जैसे उन्हें पता हो कि जीवन सुनता है। बच्चे खेतों के पास खेलते, उनकी हंसी में भविष्य की आवाज होती। और हर शाम जब सूरज ढलता, खेत सुनहरे हो जाते, जैसे धरती सोने की धूल ओढ़कर आराम कर रही हो। लेकिन अर्जुन जानता था, यह सफलता अभी पूरी नहीं है। असली परीक्षा तब होगी जब फसल पककर तैयार खड़ी होगी, जब थोड़ी भी लापरवाही सब कुछ बदल सकती है, और जब मौसम का स्वभाव किसान के दिल की धड़कनों को तेज और धीमा करता रहेगा। फिर भी उस क्षण में, जब हरे तिनके हवा में हल्के हल्के कांप रहे थे,
अर्जुन को लगा कि शायद जीवन ने उसे फिर से अपना लिया है और इस बार वह भी जीवन को छोड़ने वाला नहीं था। गांव में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन ठंड की वो गूंज जो कभी अचानक लौट आई थी, उसने गांव में बहुत कुछ बदल दिया था। खेतों की मिट्टी का रंग गहरा हो गया था, जैसे उसने उस मेहनत, उस प्यार और उन उम्मीदों को अपने भीतर समा लिया हो जो इस पूरी यात्रा में अर्जुन और गांव वालों ने उसमें बोई थी। सूरज आज खुलकर निकला था, ओस अब कम होने लगी थी, लेकिन सुबह की इस मिट्टी की खुशबू में वही सौंधापन था जो दिल को एक अजीब सी शांति देता था। तालाब अब भर चुका था, पानी साफ था, किनारों पर नए उगे घासों पर धूप चमक रही थी, जैसे धरती ने मुस्कुराकर कहा हो, देखो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन तालाब के किनारे बैठा अपनी पुरानी फटी चप्पलों के पास पड़े मिट्टी से सने पैरों को देख रहा था। ये वही पैर थे जो उस सूखे पगडंडी पर चले थे, वही रातें थीं जब वह ठंड से कांपता था, और वही उम्मीदें थीं जिन्हें उसने छोड़ने नहीं दिया। अन्वी उसके पास आकर बैठी, उसके हाथ में गरम चाय का प्याला था, वही सादी चाय, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी मिठास थी, शायद मेहनत की, शायद अपनापन की, या शायद उस मौन की जिसमें शब्दों से ज्यादा सच्चाई थी। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे तालाब की ओर आए, कुछ हंसी थी, कुछ आंखों में चमक, और कुछ में वो गर्व जो किसी जीत के बाद नहीं, बल्कि साथ मिलकर कुछ बनाने के बाद आता है। खेतों में अब गेहूं की बालियां झूम रही थी, हवा जब उन पर से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे पूरा खेत गीत गा रहा हो, जीवन लौट आया है। पगडंडी पर अब मिट्टी दबती नहीं, बल्कि नरमी से पैरों को सहलाती है, जैसे वो भी कह रही हो, तुमने मेरा दर्द समझा, मैं अब तुम्हें संभाल लूंगी। बच्चे खेतों के बीच दौड़ रहे थे, दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज बज रही थी, और आकाश में उड़ते पंछी अब गांव के ऊपर चक्कर काटते नहीं, बल्कि रुककर नीचे बैठ जाते थे, क्योंकि अब यह जगह ठंडी, सूखी, थकी हुई नहीं, बल्कि जीवित हो चुकी थी। अर्जुन ने तालाब की ओर देखा और कहा, हमने कुछ बड़ा नहीं किया, बस धरती से उसका रिश्ता फिर जोड़ दिया। अन्वी ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, और अपने दिलों से भी। गांव अब समझ चुका था कि बदलाव किसी बाहर से आने वाले चमत्कार से नहीं आता, वो आता है जब दिल उम्मीद नहीं छोड़ता, जब कुछ लोग आगे बढ़कर कहते हैं, हम करेंगे। ठंड आई थी, गांव को हिला गई थी, फिर उसी ठंड ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया था। सर्दियां अब जाएंगी, मौसम बदलेगा, फसल कटेगी, रोटियां सिकेंगी, लोग फिर अपने अपने काम में लगेंगे, लेकिन वो सर्द रातें, वो अलाव के पास बैठकर बात करना, वो मिट्टी की खुशबू, वो डरी हुई निगाहें, फिर धीरे धीरे उजाला पाना, ये सब गांव की यादों में, कहानियों में, गीतों में और आने वाली पीढ़ियों की मुस्कुराहटों में जिंदा रहेगा। अर्जुन ने तालाब के पानी में अपना चेहरा देखा, उसमें वही लड़का था, लेकिन आंखों में अब सिर्फ डर या थकान नहीं, बल्कि गौरव, विनम्रता और गहरी शांति थी, जैसे उसे अब पता था कि कोई भी ठंड, चाहे जीवन की हो या मौसम की, अगर दिल में गर्माहट बची रहे तो लौटती है, पर हार नहीं पाती। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन कभी खत्म नहीं होता। मौसम बदलते जाते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं, पर मिट्टी और यादें हमेशा बची रहती हैं।
you